नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारत की एक ऐसी प्रथा की जो एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करती है। एक ऐसा विरोधाभास जो आज भी हैरान कर देता है। और इस प्रथा का नाम है नियोग। सोचिए जरा, एक ऐसी संस्कृति जो स्त्री की पवित्रता को, उसकी शुचिता को सबसे ऊपर रखती थी, वो भला ऐसी प्रथा को मंजूरी कैसे दे सकती थी जिसमें एक महिला अपने पति के अलावा किसी और पुरुष से संतान पैदा करे? यही सवाल है जो नियोग को इतना पेचीदा बना देता है। ये सिर्फ कोई पुरानी रस्म नहीं है, बल्कि उस दौर के समाज, धर्म और परिवार की जरूरतों के बीच की एक कशमकश है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि आखिर नियोग था क्या। देखिए, ये कोई अफेयर या कोई रिश्ता नहीं था। ये एक सामाजिक और धार्मिक कह सकते हैं एक अरेंजमेंट था। और इसका मकसद सिर्फ एक, वंश को बचाना, पति के कुल का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस पैदा करना। बस ये पर्सनल ख्वाहिशों से ऊपर एक ड्यूटी, एक कर्तव्य था। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ऐसी प्रथा की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें मिलता है उस दौर में बेटे यानी पुत्र को दिए जाने वाले जबरदस्त महत्व में। और यह महत्व सिर्फ सामाजिक नहीं था, ये कहीं ज्यादा गहरा एक आध्यात्मिक जरूरत थी। ये एक लाइन सुनिए, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, मतलब जिसका बेटा नहीं उसकी मुक्ति नहीं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उस पूरे युग की सोच थी। एक ऐसा विश्वास जो समाज की रग रग में बसा था। मान्यता ये थी कि पुत्र नाम का एक नरक होता है और उससे सिर्फ पुत्र ही अपने पूर्वजों को बचा सकता है। इसीलिए बेटे का होना इतना इतना जरूरी था। और इस विश्वास को और मजबूत किया ऋणत्रय के कॉन्सेप्ट ने। यानी जन्म के साथ ही हर इंसान पर 3 कर्ज चढ़ जाते थे: देवों का कर्ज, ऋषियों का कर्ज और सबसे जरूरी पितरों का कर्ज, यानी अपने पूर्वजों का। और ये जो पितृ ऋण था ना, उसे चुकाने का बस एक ही तरीका था, एक बेटा पैदा करना जो वंश को आगे बढ़ाए, जो श्राद्ध करे। तो समझ रहे हैं, संतान का ना होना सिर्फ एक पर्सनल दुख नहीं था, ये एक तरह की आध्यात्मिक और सामाजिक नाकामी मानी जाती थी। और ठीक इसी जगह पर नियोग की एंट्री होती है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कोई रोजमर्रा की बात नहीं थी। इसे कहते थे आपद धर्म, मतलब वो धर्म जिसका पालन सिर्फ एक आपदा, एक क्राइसिस में किया जाए। और वो क्राइसिस क्या था? पति की असमर्थता। मतलब जब वंश आगे बढ़ने का कोई और रास्ता ना बचे, तब समाज ने इसे एक तरह से कहें तो व्यभिचार से बचने का एक कंट्रोल्ड और सैंक्शनड रास्ता माना। तो अब जरा ये देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे था, क्योंकि इसे किसी भी तरह के रिश्ते या प्यार से बिल्कुल अलग रखा गया था। इसे एक बेहद कंट्रोल्ड, लगभग एक ठंडे मैकेनिकल अनुष्ठान का रूप दिया गया, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ एक कर्तव्य ही बना रहे और कुछ नहीं। ये पूरा मामला पूरी तरह से सामाजिक कंट्रोल में था। ऐसा नहीं कि कोई भी कर ले। सबसे पहले परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठते थे, उनकी इजाजत ली जाती थी। फिर एक सही आदमी का चुना जाता था जिसे नियोगी कहते थे। ज्यादातर ये पति का भाई ही होता था, ताकि खून और वंश की पवित्रता बनी रहे। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही गर्भधारण हो गया, ये जो टेम्पररी अरेंजमेंट था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म। आप जरा इसके नियमों को देखिए, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। ये काम रात के अंधेरे में एकदम खामोशी से होता था। दोनों के शरीर पर घी का लेप लगाया जाता था। क्यों? ताकि इस पूरे काम से हर तरह की मानवीय भावना, हर तरह का आकर्षण, हर तरह की वासना, सब कुछ खत्म कर दिया जाए। इसे लगभग एक क्लिनिकल, एक इम्पर्सनल प्रोसेस बना दिया गया था। मकसद सिर्फ एक बेटा। और जैसे ही ये मकसद पूरा हुआ, दोनों के बीच का रिश्ता तुरंत बदल जाता था। वो ससुर और बहू का पवित्र रिश्ता बन जाता था, बस। और देखिए, वक्त के साथ इस प्रथा को लेकर सोच कैसे बदली, वो इस टेबल में साफ दिखता है। शुरुआत के जो धर्मसूत्र थे, जैसे गौतम और बोधायन, वो इसे एक इमरजेंसी के लिए जरूरी कानूनी हल मानते थे। लेकिन फिर आती है मनुस्मृति, और यहां से कहानी पलट जाती है। मनु इसके नियम कानून तो बताते हैं, पर साथ ही इसे पशु धर्म कहकर इसकी जबरदस्त निंदा भी करते हैं, मतलब जानवरों जैसा काम। तो यहां एक तरफ कानूनी इजाजत है और दूसरी तरफ नैतिक नफरत। ये एक बड़ा कंफ्यूजन था। चाहे तो यहां पॉज करके इस टेबल पर एक नजर डाल सकते हैं। अच्छा, तो एक बहुत बड़ा लीगल सवाल खड़ा होता है कि इस तरह जो बच्चा पैदा हुआ, उसका असली पिता कौन? संपत्ति का वारिस कौन बनेगा? इस बहुत बड़ी उलझन को सुलझाने के लिए उस दौर के कानून बनाने वालों ने एक बड़ा ही जबरदस्त और प्रैक्टिकल सिद्धांत निकाला।
और ये सिद्धांत था क्षेत्र और बीज का। एक एनालॉजी समझिए। इस कानूनी तर्क में पत्नी को माना गया क्षेत्र यानी खेत, और खेत का मालिक कौन? उसका पति। और जो नियुक्त पुरुष था वो था सिर्फ बीज डालने वाला। अब कानून का नियम बड़ा सीधा है, फसल किसकी होती है? खेत के मालिक की, है ना, बीज बोने वाले की नहीं। और बस इसी के साथ फाइनल फैसला आ गया। नियोग से जो बेटा पैदा होता उसे क्षेत्रज कहा जाता था, और कानून की नज़र में वो 100% अपनी माँ के पति का ही वारिस था। बीज देने वाले पुरुष का उस बच्चे पर जरा सा भी, रत्ती भर भी हक नहीं होता था। इस एक लीगल फिक्शन ने, इस एक विचार ने विरासत और पितृत्व के सारे झगड़े शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिए। कमाल है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो प्रथा कभी एक पवित्र कर्तव्य मानी जाती थी, वो आखिर समाज की नज़रों में गिरी क्यों? कैसे एक सैंक्शन्ड सिस्टम एक अपमान की बात बन गया? चलिए अब इसके पतन की कहानी को भी समझ लेते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये नियोग की पूरी जर्नी को दिखाती है। वैदिक काल में ये ठीक था, एक्सेप्टेड था। फिर धर्मसूत्रों के दौर में इसे नियमों में बांधा गया, रेगुलेट किया गया। फिर आई मनुस्मृति, जिसने इस पर नैतिक सवाल खड़े कर दिए, और फिर बाद की स्मृतियों ने तो इस पर फुल स्टॉप ही लगा दिया। इसे कलिवर्ज्य घोषित कर दिया, मतलब कलयुग में ये प्रथा पूरी तरह से बैन। और मनु के इन शब्दों का असर बहुत बहुत गहरा हुआ। जब मनुस्मृति जैसे पावरफुल ग्रंथ में किसी चीज को पशु धर्म कह दिया तो समाज की सोच बदलनी ही थी। जो कल तक एक मजबूरी का धर्म था, अब वो जानवरों जैसा बर्ताव लगने लगा। समाज का जो मॉरल कंपास था वो घूम रहा था। तो सवाल है, इस बदलाव का असली कारण क्या था? वजह थी स्त्री की पवित्रता, उसकी चैस्टिटी को लेकर एक नए और ज्यादा सख्त आइडियल का आना। समाज में ये सोच मजबूत होने लगी कि एक औरत की अपने पति के लिए जो एब्सोल्यूट लॉयल्टी है, वो वंश चलाने की प्रैक्टिकल जरूरत से भी ज्यादा बड़ी है। भले ही नियोग में कोई इमोशन ना हो, लेकिन किसी दूसरे पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशन का आइडिया ही इस नए नैतिक पैमाने पर खरा नहीं उतरता था। वो अब एक्सेप्टेबल नहीं था। हाँ, तो नियोग आज इतिहास की बात हो चुकी है, लेकिन ये अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ गया है जो आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं, खासकर तब जब हम इसे औरतों के नजरिए से देखते हैं। और यहीं पर नियोग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ तो ये प्रथा एक बेसहारा निसंतान विधवा को सोसाइटी में बेइज्जती से बचाती थी, उसे मां बनने का सम्मान देती थी, एक सोशल सिक्योरिटी देती थी। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमत क्या थी? यही कि औरत के शरीर को सिर्फ वंश बढ़ाने का एक औजार, एक टूल समझा गया। उसकी अपनी फीलिंग्स, उसकी अपनी इच्छाएं, वो तो कहीं गिनती में ही नहीं थी। और मजे की बात देखिए, ये बहस कोई बहुत पुरानी नहीं है। 19वीं सदी में समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवाओं की बुरी हालत को देखकर नियोग को एक प्रोग्रेसिव सॉल्यूशन की तरह फिर से शुरू करने की बात की थी। लेकिन तब तक समाज इतना बदल चुका था कि उनके इस आइडिया का बहुत बहुत ज्यादा विरोध हुआ। और आखिर में ये सारी कहानी हमें आज के दौर में लाके खड़ा कर देती है। नियोग जिन सवालों से जूझ रहा था कि वंश किसका है, पितृत्व का असली मतलब क्या है, सामाजिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत इच्छा के बीच कैसे चुने, ये सवाल आज भी जिंदा हैं, बस इनका रूप बदल गया है। आज आईवीएफ, सरोगेसी और डोनर इंसेमिनेशन के ज़माने में हम भी तो उन्हीं पुराने सवालों के नए जवाब ही तो ढूंढ रहे हैं, है ना? वाकई ये एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।